नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले रविवार हमने विटामिन के बारे में चर्चा किया था और आप लोगों से वादा किया था कि अगले रविवार हम विटामिनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जल में घुलनशील विटामिन कि उसका कार्य क्या है, उसकी कमी से क्या आपको परेशानी हो सकती है और किस तरह से आप उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप सभी लोग इस समय अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें कि जिससे कि किसी भी महामारी से आप लोग बचे रहें। ऐसा हमारी आप सभी लोगों को शुभकामना है। तो पहला विटामिन जो इसमें आता है जल में घुलनशील विटामिन में, विटामिन B1 थायमीन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का सबसे महत्वपूर्ण, एक सबसे ज्यादा चर्चित और विटामिन बी तत्वों में सबसे पहले खोजा गया विटामिन B1 विटामिन है। ये जल में आसानी से घुलनशील है, लेकिन उष्मा को ये सह नहीं सकता है और भोजन को गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है। और अतिरिक्त पानी में जब हम सब्जी को पकाते हैं, उस पानी को बाद में हम लोग फेंक देते हैं, इससे भी ये बहुत हद तक हानि हो जाती है। इसीलिए हम सबको अनुशंसित करते हैं, सलाह देते हैं कि आप सभी लोग विटामिनों का जो है सप्लीमेंट के रूप में सेवन करें, क्योंकि उससे ये इंश्योर हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि उतना विटामिन जितनी हमारे शरीर को जरूरत है वो हमारे शरीर में जा रहा है। क्योंकि सब्जी के रूप में लेने पे ये प्रॉब्लम है, सब्जी को पकाने में कुछ उष्मा का प्रयोग होता है जिससे विटामिन नष्ट हो जाता है। पानी का भी प्रयोग होता है, कुछ पानी को हम फेंक देते हैं तो उससे भी हानि हो जाती है। अब इसका कार्य क्या है? विटामिन B1 थायमीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा के उत्पादन में मदद करना है। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे वह गेहूं का आटा खाते हैं रोटी बनाकर, चाहे चावल खाते हैं, चाहे आप शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं चाय में, दूध में, मतलब जिस भी तरह से आप फल खाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में यह मदद करता है और उसका विभिन्न शारीरिक कार्यों में उपयोग होता है। अन्य भी, जैसे आपका नर्वस सिस्टम के समुचित रूप से कार्य करने के लिए थायमीन आवश्यक है और मस्तिष्क तो अन्य शारीरिक कोशिकाओं की अपेक्षा थायमीन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन B1 शारीरिक विकास, स्टेमिना, हृदय की मांसपेशियों की रक्षा तथा मानसिक कार्यक्षमता और सतर्कता को बढ़ावा देता है। यह आंतों की गतिविधि को बढ़ाता है, वह कब्ज दूर करता है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को समान रखने, रक्त का परिसंचरण बढ़ाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी विटामिन B1 मदद करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों का जब कब्ज हो जाता है, खाना बढ़िया से उनका पेट पच के पेट नहीं साफ होता है, तो लोग एक दवा है, एक कंपनी की बीकासूल, उसका लोग सेवन करते हैं। तो उसमें, क्योंकि उसमें ये विटामिन पाया जाता है, जिसका सेवन करने से आपका हाजमा एकदम काफी हद तक ठीक हो जाता है, आपका पेट साफ हो जाता है। इसकी कमी से जो लक्षण क्या है? आपको थकान होगा, भावनात्मक अस्थिरता आएगी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, समान विकास में बाधा, आपके मसल्स में कमजोरी, कब्ज होगा, धीमा पड़ता रक्त परिसंचरण, आपका खून का संचरण कम हो जाएगा, स्किन डिजीज हो सकती है, समय बुढ़ापा, ध्यान केंद्रित होने में परेशानी होगी और लंबे समय तक विटामिन B1 की कमी होने पे बेरी रोग हो सकता है, जिसमें नर्वस सिस्टम, हृदय, रक्त तंत्र और पाचन तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। थायमीन की कमी अधिकांश उन लोगों में होती है दो अधिकतर रिफाइंड अनाज जैसे पालिश वाले दाल, पालिश वाले चावल खाते हैं और फिर शराब तथा जरूरत से ज्यादा चाय का सेवन करते हैं। इसका स्रोत क्या है? गेहूं का चोकर, जो कि हम निकाल के फेंक देते हैं, उसको रोटी बना के नहीं खाते हैं। चावल का चोकर, जो चावल की खुद्दी हो जाती है, उसको भी हमें प्रयोग करना चाहिए। दालें व छिलके सहित फलियां, नट्स, ब्राउन राइस, जई का दलिया या ओटमील, दूध, दही व अन्य डेयरी उत्पाद, शिमला मिर्च, फूल गोभी और बीज ये लेना चाहिए। कोई भी बीज आप खा सकते हैं उसमें। अब इसको WHO ने जो रिकमेंडेड किया है, पुरुषों के लिए 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन, महिलाओं के लिए 1.1 मिलीग्राम प्रतिदिन।
विटामिन B1 की आवश्यकता सीधे तौर पर दिन भर में कुल कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के सेवन से भी संबंधित है। ये प्रति 1000 कैलोरी के लिए 0.5 मिलीग्राम विटामिन B1 की जरूरत पड़ता है। इससे भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम अगला विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी समूह विटामिनों का दूसरा सदस्य पीने नारंगी रंग का विटामिन B2 होता है। इसी से सेवन से लेने वाले व्यक्ति के मूत्र का रंग पीला हो जाता है। थायमिन की तुलना में जल में इसकी कम घुलनशीलता और उष्मा के संपर्क में भी अस्थायी होने के कारण इस विटामिन को खाना पकाने और भोजन की प्रोसेसिंग के दौरान कम हानि होती है, किंतु प्रकाश से संपर्क में आने पे इसकी हानि हो जाती है। तो ये आप सब्जी में अगर पाया जाता है तो काफ़ी हद तक आपके शरीर में जाएगा, लेकिन प्रकाश से संपर्क में आने में हानि से थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। इसलिए हम सभी लोग सलाह देते हैं बारंबार कि आप लोग विटामिनों का बहुत अतिशुद्ध मात्रा की ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि सप्लीमेंट के रूप में भी सेवन करें, जिससे कि आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकें। इसके कार्य क्या है? ये विभिन्न हार्मोनों और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट के उपयोग व उनके पाचन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह त्वचा, नाखून और बालों की बनावट भी सुधारता है। राइबोफ्लेविन का पर्याप्त सेवन शारीरिक शक्ति प्रदान करता है व उम्र के अनुरूप युवा रहने में मदद करता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन B2 बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से इसका अपर्याप्त मात्रा में आप सेवन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट के मेटाबॉलिज्म में बाधा आएगी, जीभ में दर्द व जलन होगा, बेजान व तैलीय बाल हो जाएंगे, तैलीय त्वचा, ओठ और मुंह के कोनों पर फटना, चेहरे पे ऐसे में झुर्रियाँ पड़ना, नाखूनों का कूदना आदि समस्याएं हो सकती हैं। और विटामिन B की कमी के कारण आंखों में खुजली, संक्रमण, जलन, लालपन, दृष्टि में धुंधलापन और मोतियाबिंद जैसे रोग भी हो सकते हैं। इसका स्रोत क्या है? दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, मशरूम, बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, पपीता और सीताफल विटामिन B2 के अपेक्षाकृत अधिक स्रोत हैं। सूखे खमीर ईस्ट में राइबोफ्लेविन अधिक होता है। चावल और गेहूं जैसे साबुत अनाज की बाहरी परत में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन चावल और गेहूं की पिसाई और प्रोसेसिंग से इसका अधिकतम क्षय हो जाता है। तो आप दलिया खा सकते हैं गेहूं का। इसका WHO द्वारा रिकमेंडेड मात्रा है। पुरुषों के लिए 1.3 मिलीग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 1.1 मिलीग्राम प्रतिदिन है। अब तीसरा विटामिन जो है इस समूह का है विटामिन B3 नियासिन। नियासिन या निकोटिनिक एसिड गंधहीन, सफेद व क्रिस्टलीय है। उष्मा, प्रकाश व वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में भी यह सक्रिय व स्थायी रहता है। इसलिए खाना पकाने के दौरान यह नष्ट नहीं होता। क्योंकि यह पानी में घुलनशील है, इसलिए खाना पकाने के बाद उस पानी को फेंक देने में से इसकी काफ़ी हानि हो जाती है। इसकी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कुछ हद तक अर्थों में मौजूद विटामिन से, आंशिक रूप से आहार में शामिल प्रोटीन में मौजूद ट्रिप्टोफैन के इस विटामिन में परिवर्तन के द्वारा होता है। क्योंकि प्रोटीन में मौजूद ट्रिप्टोफैन जो है इस विटामिन में चेंज हो जाता है। इसका कार्य क्या है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट के उपयोग द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है। अतः आहार में विटामिन B3 की पूर्ति से शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। विटामिन B3 समान रक्त परिसंचरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। रक्त वाहिनियों के फैलाव और शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है तथा इस तरह दिल की बीमारियों से बचाव में यह मदद करता है। महिलाओं के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन और पुरुषों के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। इसकी कमी के कारण इस विटामिन की थोड़ी सी भी कमी से आपको कमजोरी, थकान, ऊर्जा में कमी, त्वचा व मुंह में घाव, जीभ में छाले, मतली, बदहजमी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, धीमा रक्त प्रवाह, कोलेस्ट्रॉल में बढ़त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी कमी से एस्ट्रोजन व प्रोस्टेजन हार्मोनों के स्तर घट सकते हैं। इससे अनियमित माहवारी, गर्भपात व बांझपन की संभावना बढ़ती है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के घटे स्तर से पुरुषत्व व शारीरिक दिल दौड़ घट सकता है। लंबे समय से अधिक कमी से डायरिया, मानसिक भ्रम, डिप्रेशन और त्वचा पे दाग धब्बे हो सकते हैं। तो जिन माताओं बहनों का जो है आप
अनियमित मासिक धर्म है उनको भी ये जानना चाहिए कि इस विटामिन का सेवन करें, जिससे कि वो अपने संतानों को और खुद को सुरक्षित कर सके इस अनियमित महामारी से। इसका स्रोत क्या है? गेहूं का चोकर, नस, सूरजमुखी के बीज, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, टमाटर, दूध, दही से इसका आप पूर्ति कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता जो WHO द्वारा रेकमेंडेड है, पुरुषों के लिए 16 ग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 14 मिलीग्राम प्रतिदिन है। सारी गलत मैं बोल दिया कुछ। पुरुषों के लिए 16 मिलीग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 14 मिलीग्राम प्रतिदिन है। अगले रविवार को हम फिर बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। फिर हम मिलते हैं। इसके बाद हम आगे के विटामिनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये मेरी शुभकामना है। और अगले रविवार को हम मिलते हैं पुनः। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।